हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम बात करते हैं असंग जनन या बहुभ्रूणता। असंग जनन जिसे एपोमिक्सिस कहते हैं, बहुभ्रूणता जिसे पॉलीमराइयो कहते हैं। तो एपोमिक्सिस ध्यान रखना, एपोमिक्सिस की डिफिनेशन की बात करें, एपोमिक्सिस वर्ड होता है सीड के लिए यूज होता है। जनरली प्राय हम सीड का फॉर्मेशन देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बना तो वो आपका नॉर्मल सीड होगा। अगर बिना फर्टिलाइजेशन का, बिना सिंगैमी के, गैमी या संयुग्मन, बिना बिना संयुग्मन के सीड का फॉर्मेशन हो जाए तो उस कंडीशन को एपोमिक्टिक कहेंगे, असंगजनिक। ठीक, ये कंडीशन जो होती है असंगजनिक कहती है। और जो ये पौधे होते हैं, ये पौधे जो शो करते हैं, इन्हें बोलते हैं एपोमिक्सिस प्लांट, मिक्सिस या असंग जनन पौधा। ठीक है, जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है एपोमिक्टिक, असंगजनिक, और जो ये एपोमिक्टिक जो शो करते हैं उन्हें बोलते हैं एपोमिक्सिस प्लांट या असंगजनन पौधे। होता क्या है इसमें कि सीड का फॉर्मेशन बिना सिंगम, इन्होंने ना ही सिंगमी किया, इनमें प्लांट है, फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ, फ्रूट तो बनता है सिंगमी के बाद ही। वेट, यानी इसमें एक बात फिक्स है, जो गैमेट्स बने वो बनते हैं असूत्री विभाजन के दौरान, मियोसिस से गैमेट बनते हैं, गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, तब जाके फ्रूट का फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इनमें ऐसी कोई प्रोसेस नहीं हुई, ये अपने जीवन काल में डायरेक्ट ही सीड का फॉर्मेशन कर बैठते हैं, डायरेक्ट ही सीड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी इसमें ना ही तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत भी ना पड़ी होगी। यानी एक बात और, इसमें मियोसिस नहीं होता, मियोसिस भी नहीं होता इन प्रोसेसेस में। और इस टर्म को विंकलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, और वो भी 1908 में विंकलर नाम के साइंटिस्ट ने ये टर्म को लोगों को बताया था कि एपोमिक्सिस नाम मतलब ऐसे प्लांट्स हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के ये नए पौधे का फॉर्मेशन कर देते हैं। नया पौधा सीड से बनता है, यानी सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। और कुछ वेजिटेटिव प्लांट्स होते हैं, हम बात करें कुछ कायिक प्लांट होते हैं। कायिक जनन में क्या होता है, कायिक जनन होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इनमें प्रजनन नहीं होता। अब ये सोच रहे हैं सीड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, इनके ऊपर जो कली होंगी, कली या पत्ती के ऊपर जो कली दिखती हैं, ये डायरेक्ट ही पौधे का फॉर्मेशन करेंगी, पौधे का फॉर्मेशन, नया पौधा का जन्म देंगी, नए पौधे को जन्म देंगी। एग्जाम्पल आपका गन्ना हुआ, आलू को आप काटते हो, डायरेक्ट बुआई कर देते हो। ठीक है, गन्ने को आपने काटा, उसमें कोई सीड तो होता नहीं, गन्ने को आप जो टुकड़े में काट लेते हो, तो गन्ने की जो नोट्स होती हैं, नोट, एंटी नोट, नोट क्या होता है, देखो कोई प्लांट है, ये जो टर्म कटे हैं ये आपके नोड होते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस एंटी नोड होता है। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है, ये जो इनको दो भागों में काट रहा है, ये बोलता है आपका नोड होता है, इनके बीच का डिस्टेंस एंटी नोड होता है। तो इनके नोड से कुछ उभार निकलेगा। ठीक है, उभार और कलीनुमा वही आपके नए प्लांट का पौधा का फॉर्मेशन करती है। अब बात करते हैं सेकंड टर्म है आपकी अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता जिसे हम बोलते हैं एगैमोस्पर्मी, एगैमोस्पर्मी।
इनमें क्या होता है, लैंगिक जनन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका नहीं होता, लैंगिक जनन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। और लैंगिक जनन में ध्यान रखें तो उसमें आपके लैंगिक जनन होता है तो पोलन ग्रेन लगते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं मियोसिस से, यानी इसमें भी मियोसिस नहीं होती। ठीक, और साथ साथ में मियोसिस नहीं होती, और जो आपके पौधे बनते हैं बीज के प्रजनन से बनते हैं। से जो नए पौधे बनते हैं, नए पौधे बनते हैं उनमें होता क्या है, जो आपका बीज होता है बीज में प्रजनन होने से बनता है, बीज में प्रजनन होता है और बीज में प्रजनन होने से नए पौधे का फॉर्मेशन होता है। ना इसमें लैंगिक जनन होता है, ना ही मियोसिस की जरूरत पड़ती है, बीज अकेले ही सक्षम होती है, बीज में ही प्रजनन होता है, उसी से नए पौधे का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी कई प्रकार के टाइप होते हैं। हम देखते हैं अनिषेक फलन में जो पहला टाइप होता है, इसमें आपका पहला होता है अपस्थानिक भ्रूणता, जिसे बोलते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रॉनी। एडवेंटेटिव एम्ब्रॉनी, एडवेंटेटिव एम्ब्रॉनी में होता क्या है, इनमें बीज का जो निर्माण होता है, बीज का निर्माण ये न्यूक्लियस, बीजांडकाय, बीजांडकाय या अध्यावरण, अध्यावरण जिसे इंट्रोगमेंट कहते हैं। ठीक है, बीजांडकाय आपकी जो होती है वो न्यूक्लियस, ये दोनों ही सीड का फॉर्मेशन करने में, तो होता क्या है सीड का फॉर्मेशन ही करते हैं, तो ये आपस में इनके सेल्स कोशिका, इन्हीं में क्या होगा सेल कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन से अपनी संख्या बढ़ाएंगे और ये ही आगे चलकर भ्रूण का फॉर्मेशन करेंगे, यही आपकी भ्रूण का भ्रूण बनाएंगे। अब बात ये थी कौन कौन से प्लांट है जो इसको शो करते हैं, उन प्लांट की हम बात कर लें तो ये आपका नींबू, सिट्रस, ठीक है, मैंगो हुआ और नागफनी, जिसे बोलते हैं अपुंसिया। अपुंसिया का जो मेंबर है उसे बोलेंगे डायलिनी, अपुंसिया डायलिनी, इसका बोटेनिकल नेम, मतलब नागफनी में कई सारे होते हैं तो उसका अपुंसिया डायलिनी, डायलिनी, तो अपुंसिया के अंदर का ये मेंबर है, ये शो करते हैं अपस्थानिक। सेकंड है द्विगुणित विचारता, सेकंड आपका है द्विगुणित विचारुता, डाई, देखो द्विगुणित मतलब डाई, और स्पर्म स्पोरोफाइट से बीजाणु होता है, डाइप्लोस्पोरी बोलेंगे, डाइप्लोस्पोरी। इनमें क्या होता है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, माइक्रोस्पोर दीर्घ बीजाणु मातृ मातृ कोशिका। होता क्या है इनमें मियोसिस होती है तो वहाँ पर गैमेट्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर मियोसिस टर्म नहीं यूज होगा, ये डायरेक्ट ही भ्रूण कोश का फॉर्मेशन करते हैं, डायरेक्ट ही भ्रूण कोश का फॉर्मेशन करते हैं, इनमें मियोसिस नहीं होती, यानी अर्धसूत्री विभाजन इसमें नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन इनमें नहीं होता है, ये डायरेक्ट ही म्यो अब माइटोसिस करके ही डायरेक्ट भ्रूण कोश का फॉर्मेशन करती हैं। और इसमें एक बताओ माइक्रोस्पोर था आपके डिप्लॉइड हुए तो भ्रूण कोश डायरेक्ट आपका डिप्लॉइड बनने वाला है। ठीक, अब इसमें नर युग्मक मादा युग्मक फ्यूज भी नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो इसमें हम कह सकते हैं नर युग्मक एंड मादा युग्मक का फ्यूजन नहीं होगा, या क्योंकि आपकी माइक्रोस्पोर मतलब डायरेक्ट आपकी
डिप्लॉयड सेल भ्रूण का फॉर्मेशन कर रही है। तो इसमें जो आपके संश्लेषण जो भ्रूण बनता है उसे बोलते हैं अंशिक जनन। अंशिक जनन, अंशिक जनन यानी पार्थिनोजेनेसिस। यानी यहाँ पर जो आपकी इस प्रोसेस में जो आपके बनने वाले पौधे हैं वो अंशिक जनन के तहत बनते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और डायरेक्ट माइक्रोस्पोर मदर सेल डायरेक्ट आपके भ्रूण कोश का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की बात करें, एक्सोरिस डेंटाटा, एक्सेरियम सॉरी एक्सेरिस सेरिस डेंटाटा। ठीक, और आपके टैरेक्सैकम, टैरेक्सैकम, आपका एल्बिडम, एल्बिडम, टैरेक्सैकम एल्बिडम और एक्सेरिस डेंटाटा, दो इसके एग्जांपल हैं। और थर्ड है अब बीजाणुकता। ठीक है, अब बीजाणुकता एपोस्पोरी कहते हैं। इसमें होता है कि पहले तो जान लीजिए इसकी जो टर्म दिया था बीजाणु को रोजनबर्ग ने दिया था, रोजनबर्ग ने 1907 में दिया था। और ये भी एक टाइप का पार्थिनोजेनेसिस है, पार्थिनोजेनेसिस है, अनिषेक जनन है। ये भी एक टाइप का पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन है। इसमें होता है क्या, आपकी न्यूक्लियस जो होती हैं बीजांडकाएं, बीजांडकाएं इसकी एक सेल्स, सारी नहीं, इसकी एक सेल आपकी डायरेक्ट एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करती है, भ्रूण का विकास करती है। और अब न्यूक्लियस कैसा होता है, आपकी नरिशमेंट देती हैं डिप्लॉयड। यहाँ पर जो आपका एम्ब्रायो बनने वाला हो वो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड। ठीक, इसमें क्या होता है, आपकी मियोसिस और सूत्री विभाजन इसमें भी क्या होता है, नहीं होता है। डायरेक्ट माइटोसिस करके ये डायरेक्ट एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करती है। और एग्जाम्पल की हम बात करें, क्रैपिश आता है इसमें। ठीक, क्रैपिश ऑफ पार्थेनियम, आपका पार्थेनियम। ठीक, और आपका एग्जाम्पल और जिसे कहते हैं क्लिफ्टोनिया, क्लिफ्टोनिया। ठीक, इसमें क्या सुना, जड़ता रोजनबर्ग ने खुद ही इसी प्रकार का निषेक या पार्थिनोजेनेसिस है। इसमें जो आपकी न्यूक्लियस होती है बीजांडकाएं, ये इसकी एक सेल्स एम्ब्रायो का डायरेक्ट फॉर्मेशन करती हैं। यानी न्यूक्लियस अकेले भ्रूण का फॉर्मेशन करने में यहाँ सक्षम है। इसमें नर युग्मक का फ्यूजन भी नहीं होता, डायरेक्ट ही ये भ्रूण का फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एपोगैमी। एपोगैमी अब युग्मन, इसमें क्या होती है, जो आपकी एग होती है ये कोई हेप्लॉइड है, इसके साथ साथ आपके जो न्यूक्लियस होते हैं बीजांडकाएं हो गए, या सॉरी बीजांडकाएं नहीं, आपकी सिनर्जिट होगी सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। और आपकी आपकी जो प्रतिमुख कोशिका थी एंटीपोडल सेल, प्रतिमुख कोशिका। ठीक है, तो इनसे हुआ एम्ब्रायो का फॉर्मेशन। इसमें भी आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ध्यान रखना। इसमें जैसे मेल और फीमेल गैमेट का तो फर्टिलाइजेशन होता नहीं, तो इसमें जो आपकी सहायक कोशिका है एक के साथ साथ, एक के साथ साथ या तो आपकी सहायक कोशिका या तो प्रतिमुख कोशिका, ये दोनों मदद करती हैं एम्ब्रायो के फॉर्मेशन में, भ्रूण के विकास में। ठीक, ध्यान रखना, भ्रूण के विकास में एक के साथ साथ या तो सहायक कोशिका या तो प्रतिमुख कोशिकाएं, ये इसके मदद करती हैं एम्ब्रायो के फॉर्मेशन में। इसे कहते हैं एपोगैमी। एग्जाम्पल की बात करें, लिलियसी आपका, सॉरी लिलियसी नहीं, लिलियम, लिलियम ये आपका एपोगैमी का एग्जाम्पल है। और इसके साथ साथ
एरिथिया एलिलियम ऐसा देखा गया है कि एक के साथ साथ सहायक कोशिका अथवा प्रथम कोशिका एम्ब्रायो के फॉर्मेशन में मदद करती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि नर युग्मक कभी भी नर युग्मक आपका भ्रूण का फॉर्मेशन नहीं करता, लेकिन इसमें नर युग्मक आपका भ्रूण बना रहा है। अच्छा, नर युग्मक कैसा हेप्लॉइड, तो यहाँ पर जो आपका भ्रूण बना वो कैसा होगा, हेप्लॉइड। इसमें हमने देखा था एपोगैमी में एक का यंत्र है, सहायक कोशिका भी हेप्लॉइड होती हैं, प्रतिमेय कोशिका ये भी हेप्लॉइड होती हैं। तो यहाँ पर हेप्लॉइड एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पर नरयुग्मक डायरेक्ट भ्रूण का बना रही है। तो नरयुग्मक कैसा है, हेप्लॉइड, तो भ्रूण भी बनेगा हेप्लॉइड। ये एग्जाम्पल है टोबैको जिसे बोलते हैं, तंबाकू में ऐसा देखा गया है। इसके साथ साथ आपका क्रेपिस टेक्टोरम भी आता है। क्रेपिस टेक्टोरम में भी ऐसा देखा गया है कि नरयुग्मक भ्रूण का केवल फॉर्मेशन कर रहा है, इसके साथ साथ इसमें किसी और चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये जो आपका है भ्रूण कैसा बन रहा है, हेप्लॉइड, अगुणित। लेकिन पिछले एपोगैमी में देखा हमने, इसमें जो आपका एम्ब्रायो था ये कैसा था, द्विगुणित था। ठीक है, द्विगुणित था कि नहीं, ट्विन था, और उसमें हेप्लॉइड। अब हम बात करते हैं पार्थिनोकार्पिक की। अनिषेक फलन, अब इसमें क्या हुआ, इसमें फल का फॉर्मेशन तो हुआ, तो हम कहते हैं यहाँ पर बिना परागण तथा बिना प्रजनन के फल का बनना, यानी बिना परागण, पॉलिनेशन भी नहीं हुआ और प्रजनन भी नहीं हुआ, उसके बाद भी फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो इसमें जो फ्रूट बनते हैं बीज रहित होते हैं। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक में जो फ्रूट बनते हैं वो बीज रहते हैं, बीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। अच्छा, कभी भी अगर ऑक्जिन अब प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट मतलब 11th एनसीईआरटी में पढ़ोगे, ये ऑक्जिन क्या है, हार्मोन से ये क्या करता है, अगर जो आपके जो फ्रूट पार्थेनोजेनेसिस में ये मदद करता है। आपकी जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र पे अगर ऑक्सीजन की लेपिंग कर दो, ऑक्सीजन की लेपिंग वर्तिकाग्र पे कर दो, तो उस समय जो फल बनेगा आपका पार्थिनोकार्पिक फल बनेगा। यानी अगर आपको पार्थिनोकार्पिक से सीडलेस प्लांट को बनाना है तो आप ऑक्सीजन से वर्तिकाग्र पर लेपिंग कर दो, पक्का है आपका फल जो बनेगा पार्थिनोकार्पिक होगा। एग्जाम्पल की बात करें, संतरा हो गया, नींबू हो गया, केला हो गया, इसके साथ साथ अंगूर हो गया, इन सब में जो फल बन रहा है वो पार्थिनोकार्पिक बन रहा है। ध्यान रखना, आप ऐसे सोच रहे हो हमारे यहाँ नींबू का पेड़ उसमें सीड है, देखो मैंने बताया ना, अगर पार्थिनोकार्पिक से फल बनेगा तो उसमें सीड नहीं होंगे, अगर उसमें सीड है तो पक्का है उसमें वो पार्थिनोकार्पिक से प्लांट नहीं बना है। पार्थिनोकार्पिक से बनेगा तो उसमें सीड नहीं होगा। केला हमेशा पार्थिनोकार्पिक से बनता है, उसमें सीड होते ही नहीं। ये पार्थिनोकार्पिक के एग्जाम्पल हैं। आगे हम बात करते हैं पॉली एम्ब्रायो, बहुभ्रूणता। पॉली एम्ब्रायो, बहुभ्रूणता, बहु मतलब एक से अधिक, मतलब बहुत ज्यादा, भ्रूणता मतलब भ्रूण, मतलब एक बार समझ आया, यहाँ पर एक से अधिक भ्रूण बनने वाले हैं और भ्रूण बनता है अंडाशय के अंदर। तो अब कहते हैं यहाँ पर अंडाशय के अंदर, अंडाशय या बीज बोलो,
सॉरी, माफ करना, सीड तो बनते हैं आपके बीजांड के अंदर, बीज के अंदर। सीड जो बनते हैं आपके बीजांड के अंदर, बीजांड या बोले बीज, ठीक है, बीज के अंदर। तो ठीक है, बीजांड जो ओव्यूल होती है यही तो सीड का फॉर्मेशन करती है। तो क्या था इसके अंदर बीज में एक या एक से अधिक भ्रूण का बनना, भ्रूण का उत्पन्न होना, आपका पॉलीएम्ब्रायो कहता है, बहुभ्रूणता कहता है। यहाँ से समझ आ रहा है बहु मतलब एक से अधिक भ्रूण का विकास होना। तो भ्रूण बनते हैं बीजांड के अंदर, ओव्यूल के अंदर सीड का फॉर्मेशन। तो ओव्यूल सीड का अल्टीमेटली पूरा ओव्यूल तो सीड का फॉर्मेशन करती है, उसके अंदर एम्ब्रायो होती हैं, भ्रूण होती हैं, भ्रूण जाके उसे सीड सीडलिंग होती है, पौधे निकलते हैं। तो एक से अधिक सीड के अंदर ऐसा देखा गया बीजांड अंदर या बीज के अंदर एक से अधिक आपकी एम्ब्रायो है, इसे बोला गया आपका पॉली एम्ब्रायो। इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज की बात करें एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, इन्होंने ही इस टर्म को लोगों को बताया था, बहुभ्रूणता टर्म को लोगों को बताया। अब कभी कभी देखा गया है, अच्छा, जो आपके अनिवृत्त बीजी पौधे थे, जिम्नोस्पर्म प्लांट, जिम्नोस्पर्म में अनावृत्ति बीजी प्लांट, उसमें जो आपके सीड होते हैं किसी खोल बंद नहीं होते, सीड खुले होते हैं, उसमें हमेशा एक से अधिक सीड बनते थे। एक से अधिक सीड मतलब एक से अधिक एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। मैक्सिमम में ये पॉली एम्ब्रायो होते हैं, एक से अधिक बहुभ्रूणता ज़्यादा जिम्नोस्पर्म के अनावृत्त बीजी प्लांट, इसमें कोई खोल तो होता नहीं था, खुले हुए होते थे। अब बात करते हैं यहाँ पर हम पॉली एम्ब्रायो में, फर्स्ट है सरल बहुभ्रूणता, सरल बहुभ्रूणता, सिंपल पॉली एम्ब्रायो। इसमें क्या देखा गया है, बीजांड के अंदर जो आपकी एम्ब्रायो होती हैं, एक या एक से अधिक बीजांड में ऐसा बोलो, एक या एक से अधिक आपके भ्रूणपोष होते हैं, ठीक है, एक से अधिक आपके भ्रूणपोष होते हैं, एम्ब्रायो शेप होते हैं। एम्ब्रायो शेप होंगे तो एम्ब्रायो उसके अंदर होंगे, और इस में जब निषेचन के बाद, अब निषेचन हो उसमें ढेर सारे भ्रूण बनेंगे, भ्रूण आपके बहुत होंगे। ये पॉली एम्ब्रायो का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल की बात करें सरसों, ऐसा लो, सरसों जिसकी फैमिली है ब्रेसिका, इसका एक मेंबर सरसों, ब्रेसिका फैमिली में ऐसा देखा जाता है। इसमें होता क्या है, बीजांड में एक या एक से अधिक भ्रूणकोश बनते हैं। बीजांड मतलब ओव्यूल के अंदर एक या अधिक एम्ब्रायो सेक होते हैं। एम्ब्रायो सेक होंगे तो भ्रूणकोश होंगे तो भ्रूण का फॉर्मेशन करेंगे, एक से अधिक भ्रूण बनेंगे, जैसे कि ब्रेसिका फैमिली। और सेकंड है आपका मिश्रित बहुभ्रूणता। मिश्रित बहुभ्रूणता में होता क्या है, इनमें जो परागनली होती है, पॉलन ट्यूब भी एक से अधिक बनती है। इसमें क्या होता है, जो आपकी परागनली होती है, परागनली जो वर्तिका के रूप में बनती है, वही एक से अधिक होती है, एक से अधिक परागनली बन जाती हैं। अच्छा, एक से अधिक बनेंगी तो आपके जो युग्मक भी होंगे वो ढेर सारे अंदर एंट्री करेंगे। अब क्या होगा, ढेर सारे युग्मक अंदर जाएंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। जब युग्मक ढेर सारे एंट्री करेंगे तो वहां पर आपकी एंटीपोडल सेल्स, प्रथमुख कोशिका, साथ में आपकी सहायक कोशिका, ये सारी भी तो हैप्लॉइड होती हैं।
क्योंकि जो गैमेट्स आएंगे वो हेप्लॉइड होंगे, ये भी आपके हेप्लॉइड होंगे, तो ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेंगे। ये सब फ्यूज करके, संयुग्मन करके भ्रूण का फॉर्मेशन करते हैं, भ्रूण बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, पोआ और एलियम, पोआ एंड एलियम। ठीक, इसमें क्या हुआ, पराग नली एक से अधिक बनेगी तो एक से अधिक युग्मक अंदर जाएंगे। एक युग्मक एक से फ्यूज किया, सेंट्रल सेल से भी फ्यूज किए, 2 युग्मक ऑलरेडी जाते हैं। उसके बाद जो गए प्रतिमक कोशिका, सहायक कोशिका, ये भी हेप्लॉइड होती हैं, तुरंत गैमेट से फ्यूज कर जाता है, भ्रूण का फॉर्मेशन कर देता है। इन्हें बोलते हैं मिश्रित भ्रूणता। और तीसरा आपका है विदलन भ्रूणता, जिसे बोलते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायो। ठीक, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायो। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायो में होता क्या है कि युग्मन जो बने आपके जाइगोट बने, जाइगोट में हो जाता है आपके जो जाइगोट बने युग्मनज, इसमें भी हो जाता है आपका विदलन, मतलब ये आपके डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होकर ये आपके जितने भागों में डिवाइड होंगे उतने सारे आपके भ्रूण बनेंगे। ये डिवाइड हो जाएंगे ढेर सारे भागों, जितने डिवाइड हो उतने आपके भ्रूण का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट था आपके एक से अधिक भागों में डिवाइड हो जाएगा ना, जाइगोट आपका एक से अधिक भाग में डिवाइड हो जाएगा, तो उतने ही आपके भ्रूण का फॉर्मेशन कर देंगे। और लास्ट आपका अपस्थानिक भ्रूण था, क्या लास्ट आपका फोर्थ है अपस्थानिक बहुभ्रूणता, जिसे बोलते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रायो। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो आपकी भ्रूण होती हैं और साथ साथ में आपकी बीजांडकाएं, यानी इसमें क्या होता है आपका भ्रूण, साथ में बीजांडकाएं जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, इंट्रोगमेंट जिसे अध्यावरण बोलते हैं। ये क्या आती हैं, इनकी जो सारी कोशिकाएं होती हैं, ये इन सभी कोशिकाएं विभाजित होकर भ्रूण बनाती हैं। एग्जाम्पल, नींबू, संतरा, आम। ठीक, ऐसा देखा गया है। और विदलन में मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं बताया। अच्छा, इसके एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, क्रोटेलेरिया, क्रोटेलेरिया। ठीक, और लास्ट आपका हेडिंग है बीजों व फलों का निर्माण का महत्व। करा बीजों व फलों के निर्माण का महत्व। देखो इनके काफी बेनिफिट्स हैं हमारे लिए क्या, फ्रूट के लिए खुद आखिर फ्रूट का फॉर्मेशन क्यों किया एंजियोस्पर्म प्लांट में, पौधे ने। देखो सीड अगर किसी चीज में बंद रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे कि नहीं, इसलिए फ्रूट का फॉर्मेशन किया और वो फ्रूट हमारे लिए बेनिफिट हो गए। अब जो फ्रूट्स होंगे ये तभी डेवलप होंगे जब उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा, यानी अगर फ्रूट का डेवलपमेंट होना है तो उनके लिए एनवायरनमेंट वैसा होना चाहिए जहाँ वो जर्मिनेट कर सके, तो वो ढूंढेंगे उसमें एक मौसम, ऑक्सीजन, इन्वायरमेंटल, टेम्परेचर, पानी, सारी चीज़ ढूंढेंगे। अगर उन्हें समय नहीं मिलेगी तो डॉर्मेंसी पीरियड में जाएंगे। मैंने आपको बताया डॉर्मेंसी पीरियड क्या होता है, उसमें बीज अपना मेटाबॉलिक रिएक्शन शुरू करके सुसुप्त अवस्था में रहता है, उसमें फ्लावर सीडलिंग नहीं करता। जब उसके लिए कंडीशन आएगी तो सीडलिंग करेगा। कुछ ऐसे सीड्स हैं, ऑर्किड्स, ये इतने हल्के होते हैं सीड, जो उड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहां पर उस कंडीशन में अपने आप किसी तरह ढाल के वो जर्मिनेट करते हैं, तो उसमें नई जातियों का फॉर्मेशन भी करते हैं। ढेर सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं। और
फ्रूट का फॉर्मेशन होने में। इसके साथ साथ हम बात करें, जब ये फ्रूट आपके खोल बंद होती हैं, ये इसके लिए बेनिफिट्स हैं कि ये सुरक्षित रहते हैं। एक बात तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंजियोस्पर्म हम बात कर रहे थे अभी तक आवृत्ति बीजी पौधों की, ठीक है। इन्हीं के बाद, क्योंकि इनके कैरेक्टर क्या है, फ्लावर सिर्फ इसी में बनते हैं, फ्रूट इन्हीं में बनते हैं। सीड तो आपके एंजियोस्पर्म में अनावृत पौधों पर, अनावृत बीजी पौधों में भी सीड आपका बनते हैं, लेकिन इनमें जो सीड होता है वो खोल में बंद होते हैं, और बंद होते हैं। वो खोल क्या है, आपका फ्रूट है, उस खोल में बंद होते हैं। इनके ये मेन कैरेक्टर है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा मानव जन्म, आपका इसी यूनिट का होगा, जिसमें हम बात करेंगे मानव जन्म में मानव कैसे प्रजनन हुआ, उनमें कैसे डेवलपमेंट होता हुआ है, ये सारी चीजें अगले लेक्चर से बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, आप उन्हें देखिए और क्वेश्चंस को करके हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। मैं उनके आंसर आपको नेक्स्ट डे बताने वाला हूँ, उनके आंसर क्या होंगे। लेकिन एक बार आप खुद से करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर इनके आंसर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे बात करने वाला हूँ, आगे बताऊंगा भी इनके आंसर्स। तो ये क्वेश्चंस हमने आपके लिए तैयार किए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने असूत्री विभाजन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, आप क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। उसके बाद आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। आप क्वेश्चन कर पाए या ना कर पाए, ठीक है, कर लिए तो अच्छी बात है, ना कर पाए तो मैं आपको क्वेश्चन अगले लेक्चर्स में बात करने वाला हूँ, और कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर जरूर लिखना। और लास्ट एक क्वेश्चन है रखना, आपकी पोलैरिटी बनाना है, इसमें डिप्लॉयड कौन सा है, हैप्लॉयड कौन सा है, इसमें आपको इन चीज़ों को बारे में बात करनी है कि आपके कौन से मेल गैमेट, फीमेल, ये जो मैंने आप देखे इसकी पोलैरिटी। आप एन है 2n, बस इतना लिख लीजिए, एन है 2n, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर से बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।